साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और इस वीडियो में जो कि EO और RO के लिए राजस्थान नगर पालिका एक्ट है, इसी वीडियो की जो सीरीज़ है उसमें अपन इस वीडियो में देखेंगे कि नगर पालिका के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि भारत में जो नगर पालिका के प्रकार हैं वो 8 प्रकार हैं। वैसे तो जो राज्य हैं उनको इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, या तो वहाँ पर नगरीय निकाय होंगे और नगरीय निकाय नहीं होंगे तो वहाँ पर पंचायती राज होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर इन्होंने अलग से निकायों की स्थापना की है, और इन्हीं जो प्रकार हैं नगर पालिका के वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 8 प्रकार अपन देखें तो जैसे नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई, कुछ क्षेत्रों में अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है, फिर छावनी परिषद या छावनी बोर्ड है, बंदरगाह न्यास है, ठीक है, टाउनशिप हो गई, विशेष उद्देश्य विकरण हो गया। अब ये सब नगर पालिका के प्रकार हैं और इसी को हम 1 बाय 1 इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नगर निगम के बारे में। तो नगर निगम के बारे में पढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि नगर निगम का जो गठन होता है वो कहाँ होता है। तो नगर निगम का गठन होता है उन शहरों में, उन बड़े बड़े शहरों में है जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है। 5 लाख से अधिक अगर किसी शहर की जनसंख्या है तो वहाँ पर नगर निगम का गठन किया जाता है। जैसे हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो ये इन जो नगर निगम का गठन किया जाता है। अब इनका गठन कैसे होता है और कौन करता है ये अपन देखते हैं। तो नगर निगम की अगर हम गठन की बात करें तो अगर राज्य के अंदर तो कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है। कैसे करता है, तो ये विधि बनाती है, विधि के द्वारा राज्यों में स्थापित करते हैं। सभी नगर निगमों के लिए एक समान कानून भी हो सकता है, और कुछ नगर निगम के लिए समान हो सकता है और कुछ नगर निगम के लिए अलग से कानून हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सभी जो नगर निगम हैं उन सभी के लिए अलग अलग कानून भी हो सकता है। दूसरी बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में कौन गठन करता है, तो वहाँ करती है संसद। कैसे करती है, अधिनियम के द्वारा स्थापित करती है। अब इनका गठन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि इनकी संरचना क्या होती है। संरचना की अगर हम बात करें तो नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। ठीक है, तो परिषद जो होती है वो निगम की विचारात्मक और विधायी शाखा होती है। ये निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार से इस क्षेत्र के विकास के लिए या इस शहर के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। तो ये निर्णय कौन लेता है, ये परिषद लेती है। और परिषद के सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं नामित। निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहते हैं, और जो नामित जो सदस्य होते हैं इनमें ये विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हैं, उनका मनोनयन करते हैं। इसके अलावा जो सदस्य होते हैं वो SC, ST और महिला, उनको 1/3 आरक्षण दिया गया है जो कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार है। तो अब बात करें, इसका जो प्रमुख होता है परिषद का उसको कहते हैं महापौर, और इसकी सहायता के लिए एक उप महापौर का पद और होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और इसके कार्यों की अगर महापौर के कार्यों की बात करें तो यह परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, और जो परिषद के कार्य हैं वो लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धारण, वित्त व अन्य को देखता है। ये हो गया अपने परिषद के बारे में। अब अपन देखेंगे स्थायी समिति और आयुक्त के बारे में। इसकी पहली शाखा 3 प्राधिकरण होते हैं नगर निगम में, पहला तो परिषद, दूसरा स्थायी समिति। तो स्थायी समिति जो होती है वो परिषद के कार्यों को आसान बनाने के लिए गठित की जाती है। मतलब एक तरीके से इसकी सहायता है, सलाह देना कि आप इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, और वैसे देखें तो परिषद का आकार बड़ा होता है और समिति का आकार छोटा होता है। फिर और जो आयुक्त जो होता है वो क्या करता है, परिषद तो निर्णय लेती है और स्थायी समिति इसको आसान बनाने में काम करती है, और इन निर्णयों को लागू कौन करता है, वो करता है आयुक्त। तो आयुक्त का क्या कार्य होता है, परिषद और स्थायी समिति के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करना। यह हो गया अपना नगर निगम की संरचना। तो पहला प्रकार हमने नगर पालिका का पहला प्रकार देख लिया है। अब अपन देखते हैं कि नगर पालिका। तो नगर पालिका छोटे कस्बों के लिए, जो छोटे शहर होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, उनके लिए गठन किसका किया जाता है, नगर पालिका का। अब नगर पालिका देखें तो नगर पालिका 4 प्रकार की होती है। जैसे नगर पालिका प्रथम,
नगर पालिका सेकंड, नगर पालिका थर्ड और नगर पालिका फोर्थ। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो नगर पालिका प्रथम है उसको नगर निगम कह देते हैं, क्योंकि इसकी जनसंख्या कितनी होती है, 5 लाख से अधिक होती है। जहाँ पर जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के मध्य होती है उसको हम नगर परिषद कह देते हैं, और जहाँ जनसंख्या 25,000 से और 1 लाख के बीच होती है उसको कहते हैं नगर पालिका थर्ड। और नगर पालिका फोर्थ किसको कहते हैं, जहाँ जनसंख्या 5,000 से 25,000 के मध्य होती है। तो ये नगर पालिकाओं के टाइप हो गए, ओनली नगर पालिका के। ठीक है, अब नगर पालिका का गठन कैसे होता है और कौन करता है ये अपन देखते हैं। तो नगर पालिका गठन कौन करता है, तो राज्यों में तो राज्य विधानमंडल करता है और केंद्र शासित प्रदेश में संसद करती है। कैसे करती है, तो राज्य विधानमंडल संबंधित अधिनियम के द्वारा, और ऐसे ही संसद केंद्र में अपना अधिनियम बनाती है और नगर पालिकाओं का गठन करती है। अब नगर पालिकाओं के अन्य नाम जैसे नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पालिका समिति हो गया, नगर पालिका बोर्ड, उपनगरीय नगर पालिका, शहरी नगर पालिका, ये नगर पालिका कोई अन्य नाम है। तो ये नाम देख करके आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इन नामों को आप ध्यान से पढ़िए और इसको ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे हमने नगर निगम में 3 प्राधिकरण देखे थे, वैसे ही नगर पालिका में भी 3 प्राधिकरण होते हैं। इसकी संरचना होती है, जैसे पहला परिषद, दूसरा स्थायी समिति और तीसरा होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो जो परिषद होती है वो वैचारिक की और विधायी शाखा होती है, मतलब किस प्रकार से इसको संचालन किया जाएगा ये निर्णय कौन लेती है, परिषद लेती है। परिषद में सदस्य कौन कौन होते हैं, सारे के सारे सदस्य निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। परिषद का जो प्रधान होता है उसको कहते हैं अध्यक्ष, और इसकी सहायता के लिए कौन होता है, उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष क्या कार्य करता है, तो ये परिषद की अध्यक्षता करता है और इसके पास कार्यकारी शक्तियाँ भी होती हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी समिति की। स्थायी समिति, जैसे उसमें नगर निगम में स्थायी समिति का क्या कार्य था कि परिषद के कार्यों को आसान बनाना, ऐसे ही यहाँ भी परिषद के कार्यों को सुगम बनाने के लिए स्थायी समिति का गठन किया जाता है। ये कौन से कार्य देखती है, जैसे लोक कार्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, कर निर्धारण, वित्त और अन्य मामले कौन देखता है, स्थायी समिति देखती है। अब निर्णय तो ले लिया, सहायता भी हो गई, कार्य भी आसान हो गया, लेकिन इसको लागू कौन करेगा, तो इसके लिए होता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये दैनिक प्रशासन के कार्य देखता है और इसको कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार। और जो हम अभी जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसी के ऊपर जो आरपीएससी की ईओ और आरओ की जो वैकेंसी है उसके द्वारा यहीं पर उनको नियुक्त किया जाएगा। हम देखते हैं तीसरा प्रकार और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं नगर पालिका के। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति ऐसे क्षेत्र के लिए इसका गठन किया जाता है जहाँ पर 2 प्रकार के क्षेत्र के लिए गठन किया जाता है। एक तो कि कोई कस्बा है और वहाँ पर उद्योग लगा दिया और उद्योग के कारण वह विकासशील है। जैसे अगर हम बात करें तो बाड़मेर के अंदर अभी वो रिफाइनरी लगी है पंचभद्रा, तो वहाँ पर एक रिफाइनरी लगी, उद्योग लगा, उसके कारण आसपास का जो क्षेत्र है उसका विकास होगा, इसके कारण वह कस्बा किस में आ जाएगा, विकासशील क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पर नगर पालिका की स्थापना न करके अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। ओके, दूसरा टाइप देखें तो वह कस्बा जिसने नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक शर्तें तो पूरी नहीं की हैं, लेकिन राज्य सरकार के लिए वह महत्वपूर्ण है। जैसे नगर पालिका के लिए शर्तें क्या क्या हैं, वह जनसंख्या, जैसे अगर नगर निगम बनाना है तो 5 लाख से अधिक होनी चाहिए, नगर परिषद है तो 1 से 5 लाख के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, इसने ये शर्तें तो पूरी नहीं की हैं कस्बे ने, लेकिन फिर भी वह राज्य सरकार की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इसलिए इस ऐसे जो कस्बे होते हैं उनके प्रशासन के लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। अब इसको अधिसूचित क्षेत्र समिति क्यों कहते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा इसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति कहते हैं। फिर यह नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत ही कार्य करती है, इसके लिए अलग से अधिनियम नहीं बनाया जाता है। इस अधिनियम में केवल वे ही प्रावधान इस पर लागू होते हैं जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, सभी नियम इस पर लागू नहीं होते हैं। ये पूरी तरीके से नामित इकाई होती है। नामित इकाई का मतलब है कि इसमें जो भी सदस्य होते हैं वो सारे मनोनीत किए जाते हैं, उनमें निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए ये न तो निर्वाचित इकाई है और ना ही सांविधिक निकाय है।
तो आइए, हमने पढ़ लिया किसके बारे में, अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में। अब अपन देखते हैं चौथा टाइप, नगर क्षेत्रीय समिति। तो नगर क्षेत्रीय समिति के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो गठन होता है वो छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए होता है। ठीक है, पहली बात तो। और ये राज्य विधानमंडल के द्वारा अलग नियम से गठित की जाती है, इसके लिए अलग से नियम पारित किया जाता है। इसका गठन, कार्य और अन्य जो मामले हैं वो अधिनियम के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। कार्य की अगर हम बात करें, इसके जो कार्य अगर हम बात करें तो यह एक उप नगर पालिका अधिकारी की इकाई होती है, इसलिए इसको सीमित नागरिक सेवाएं जैसे जल निकासी है, सड़कें हैं, मार्गों में लाइट व्यवस्था है, संरक्षणता की जिम्मेदारी दी जाती है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नामित और निर्वाचित किया जा सकता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं न्यास पतन। न्यास पतन की अगर हम बात करें तो जैसे जहाँ बंदरगाह होते हैं उसके आसपास भी लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर व्यवस्था के लिए क्या किया जाए, तो वहाँ पर न्यास पतन का गठन किया जाता है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है, बंदरगाह क्षेत्रों में, जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है। और इसके मुख्य रूप से दो ही उद्देश्य होते हैं इसके गठन के मुख्य रूप से, एक तो बंदरगाहों की सुरक्षा व व्यवस्था करना और दूसरा नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। इसका गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। सदस्य निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में है छावनी परिषद। तो छावनी परिषद आपको पता ही है कि बस जहाँ सेना रहती है वहाँ पे उसके आसपास में आम जनता भी रहती है। ठीक है, तो छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या है उसके प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों की जाती है तो ये हमने देख लिया। अब बात करें कि इसका जो गठन है और जो प्रशासन है वो कौन करता है, तो इसका गठन और प्रशासन दोनों केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि छावनी परिषद अधिनियम 2006 के अंतर्गत छावनी परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, और ये जो अधिनियम है केंद्र सरकार का है। और दूसरा प्रशासन की अगर बात करें तो केंद्र सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसका प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कौन कार्य करता है, छावनी परिषद करती है। इसलिए हम कहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है और इस केंद्र सरकार के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें सदस्य कौन कौन होता है। तो इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित और दूसरा नामित सदस्य। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष तक रहता है, लेकिन जो नामित सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, उनके जो सरकार की मर्जी है तब तक रहेंगे। इसका जो अध्यक्ष होता है, छावनी परिषद का अध्यक्ष की अगर बात करें तो छावनी का जो सर्वोच्च सेनाधिकारी होता है उसको छावनी परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन इसका कार्यकाल 3 वर्ष तक ही रहता है। कार्य नगर पालिका जो कार्य करती है वही परिषद के कार्य होते हैं। ठीक है, छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ओके, अब हम बात करते हैं आगे नगरीय क्षेत्र की, जो हमने देखा था ऊपर टाउनशिप। इसकी अगर हम बात करें, देखो जहाँ पर बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रम होते हैं जैसे HCL हो गया, ठीक है, बड़ी सब सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके द्वारा नगरीय क्षेत्रों का गठन किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो जो उद्योग लगे हुए हैं उनके निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में जो कर्मचारी रह रहे हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए इनका गठन किया जाता है। इनमें सबसे पहले एक नगर प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इस नगर प्रशासक जो है इसकी सहायता के लिए कुछ तकनीकी और कुछ गैर तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। इसमें कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये कथन आ सकते हैं, जैसे मान लो कि नगरीय क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो ये सेंटेंस दे सकता है कि इसमें सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो आपको इस मतलब ऐसी जो लाइनें हैं उनको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं होता है नगरीय क्षेत्र में। तो आपको लगेगा कि क्षेत्र में कोई निकाय बनाया, कोई समिति बनाया तो किसी न किसी को तो निर्वाचित करेंगे। ठीक है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। तो इनमें सेंटेंस के रूप में आपसे कथन पूछे जा सकते हैं। अब जो सबसे लास्ट है
वो है एकल उद्देश्य अभिकरण। एकल उद्देश्य अभिकरण की अगर हम बात करें, मतलब देखो इसके नाम में पता चल रहा है कि एकल मतलब एक ही उद्देश्य के लिए इसका गठन किया जाता है। किसी ऐसी एजेंसी जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है और इसको स्वतंत्रता दी जाती है इसके निर्णयों के लिए, इसके कार्यों के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो JDA है जयपुर में, UIT है। ठीक है, तो ये इनका गठन किसके लिए किया जाता है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। ओके, तो इस वीडियो में आज इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।